नमस्कार दोस्तों, हम आपके समक्ष सामान्य हिंदी की कक्षाएं लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको महत्वपूर्ण सफलता की ओर अग्रसर करेंगी। और इस तरह से हम क्रम वाइज आपको कक्षाएं प्रदान करते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम सामान्य हिंदी का वर्गीकरण आपके सामने करते हैं, जो वो हमारी अपनी तरह से है, जो आपको सफलता के बहुत ही नज़दीक पहुँचाएगा। सामान्य हिंदी में सबसे पहले इसका हम एक वर्गीकरण आपको देते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के बाद भाषा खंड इसमें पढ़ेंगे हम। भाषा खंड के बाद शब्द को यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसी के बाद हम वाक्य संरचना पढ़ेंगे। वाक्य संरचना के बाद यहीं पे हम समास और संधि पढ़ेंगे। इसी के दृष्टिगत काव्यगत सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे। काव्यगत सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे, जिसमें हम रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे। इसी के बाद हम साहित्य पढ़ेंगे, और साहित्य में दोनों साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, यानी कि लेखक और कवि जो महत्वपूर्ण हैं उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्रम रहेगा हिंदी पढ़ाने का, कि सबसे पहले वर्ण विचार का टॉपिक रहेगा, फिर भाषा खंड का टॉपिक रहेगा, फिर शब्द और उनका वर्गीकरण रहेगा, फिर वाक्य संरचना रहेगी, और फिर समास और संधि रखेंगे। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य के तत्व रहेंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार को आपको पढ़ना होगा। और इसी के बाद साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य, जिसके लेखक और कवि जो महत्वपूर्ण हैं उनका हम उल्लेख करेंगे। तो आज हम आपके सामने वर्ण विचार टॉपिक से प्रारंभ कर रहे हैं, और यह वर्ण विचार टॉपिक आपको 2 खंडों में मिलेगा। एक में इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, और दूसरे में हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। तो आज पहले वीडियो में हम आपको वर्ण विचार का वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब होता है कि हिंदी में कुछ संकेत होते हैं। हिंदी में कुछ संकेत हैं, या आप ये कह सकते हैं इन संकेतों को सामान्यतः लिपि के स्तर पे माना जाता है। लिपि के संकेत कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम इस भाषा को समझते हैं। तो इन्हीं संकेतों का शुरुआत में ही वर्गीकरण दिया जाता है, और वो 2 तरह से होता है। एक शब्द होता है हमारा वर्णमाला। एक शब्द होता है वर्णमाला, यानी कि आप सीधे सीधे कहेंगे वर्णों का समूह। वर्णों का समूह, जहाँ पे सभी वर्ण क्या होते, एकत्रित होते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जिस तरह से एक माले में बहुत सारे फूल पिरोए जाते हैं, ठीक उसी जगह पे, उसी तरह से आप ये मान लें कि कोई आकृति है। इस आकृति में इन स्वरों का, व्यंजनों का एक वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में ही आप क्लासिफिकेशन करेंगे वर्तमान पद्धति में, तो देखेंगे कि यहाँ पे 52 वर्ण हैं टोटल, जिसमें से एक तरफ स्वर आते हैं और दूसरी तरफ व्यंजन आते हैं। वर्तमान में 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं। 41 व्यंजन हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने टोटल अक्षर हैं, तो आप टिक करेंगे 52 वर्ण हैं, और कितने स्वर हैं, तो 11 हैं, कितने व्यंजन हैं, तो 41 व्यंजन हैं। अब इन्हीं स्वरों का वर्गीकरण और इन्हीं व्यंजनों का वर्गीकरण हमको पढ़ना होगा, जिसमें स्वर को हम 2 आधारों पर पढ़ेंगे। एक पहला हमारा हो जाएगा इनका वर्गीकरण, और दूसरा हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसी तरह व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो आज हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो स्वर का वर्गीकरण देखते हैं।
स्वर। जो स्वर होते हैं इनके उच्चारण में किसी की सहायता ना ली जाए, उच्चारण में किसी की सहायता ना ली जाए तो सब के सब स्वर होते हैं। या आप ये कह सकते हैं स्वतंत्र उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को अगर बांट के देखें हम तो पहला हमारे पास होता है लघु स्वर, लघु स्वर, या इसे कह सकते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, या इसी को कहते हैं एकमात्रिक, एकमात्रिक। दूसरा आ जाता है हमारे सामने दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, या द्विमात्रिक कह सकते हैं, द्विमात्रिक स्वर कह सकते हैं। और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। इन 3 क्रम में हम बांट के अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन इसलिए कई तरह से फॉर्मेट होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो लघु स्वर होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम हस्त स्वर होता है, और जो हस्त स्वर होते हैं उन्हीं का तीसरा नाम एकमात्रिक होता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें संधि स्वर भी कह देते हैं, द्विमात्रिक भी कह देते हैं। कहीं ना कहीं ये दो व्यंजनों से या 2 स्वरों से मिलकर आपस में बने होते हैं। ये क्या मान सकते हैं कि कोई अक्षर है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दीर्घ माने बड़ा होता है तो बड़ा बन जाता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कह देते हैं। और एक होता है प्लुत स्वर, इसको हम त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं, त्रिमात्रिक। यहाँ पे देखेंगे इनकी संख्या लघु स्वर की तो 4 होती है। ये आ, ई, उ और छोटी री होती है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लघु स्वर या हस्त स्वर या एकमात्रिक में संयुक्त कौन होता है, तो री क्या होता है, संयुक्त होता है। री क्या होता है, संयुक्त स्वर होता है। इसी तरह से दीर्घ स्वर में देखेंगे तो इनकी संख्या 7 होती है। एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो 4 और 3 ये 7 हो गए। आ को अगर देखेंगे तो आधन आ से मिलकर बना होता है। बड़ी ई को देखेंगे तो छोटी धन छोटी ई से मिलकर बना होता है। बड़ा ऊ को देखेंगे तो ऊ धन ऊ से मिलकर बना होता है। आए को देखेंगे तो आ धन छोटी ई से मिलकर बना होता है। और इसी तरह से आए को देखेंगे तो आ धन ए, आओ को देखेंगे तो आ धन ऊ, आओ को देखेंगे तो आ धन ओ से मिलकर बना होता है। ये 7 हो गए हमारे स्वर। इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ई कैसे बना हुआ है, तो ई और ई ऑप्शन में आएगा, बाकी शेष आएंगे तो आप इसको टिक करेंगे। अगर ऐसे आपसे पूछ लिया कि आओ का निर्माण कैसे होता, तो वाधन ओ से मिलकर बना होता है, तो इसको आप टिक कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। अगर इसमें से आप कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इसमें से संयुक्त कौन से हैं, तो एक ये हमारा आए, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर। तो जब भी आपसे प्रश्न करेगा कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो ए, आए, ओ, आओ, ये 4 हमारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो अब परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि दीर्घ स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो इनमें से सब हो जाते हैं, लेकिन जब केवल संयुक्त स्वर का नाम लेगा तो आप केवल इन 4 को टिक करेंगे। इन 4 में से वो प्रश्न बना होगा। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में कुछ ज़्यादा समय लगे, द्विमात्रिक से भी ज़्यादा का समय लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कह दिया ओम, तो ओम का मतलब क्या हो गया, ओम का मतलब ही हो गया जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत लंबा खींचते हैं, इसलिए इसमें सांस की ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, इसलिए प्लुत स्वर कहलाते हैं। लेकिन परीक्षा में प्लुत स्वर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सामान्यतः दीर्घ स्वर का और लघु स्वर का, हस्त स्वर या एक मात्रिक का ही प्रश्न बनता है। अब अगर आप देख लें तो पूरे वर्णमाला में आ से लेकर हमने कहाँ तक पढ़ लिया, आओ तक पढ़ लिया। अब इसमें 2 अक्षर और बच रहे हैं, एक बच रहा है हमारा अन और एक बच रहा है आह। अब इनका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे। इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक बचा हमारा अन और एक बचा
आह। यहीं पे स्वर में ही एक और क्वेश्चन आ जाता है जिसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, और एक होता है ये ओ की मात्रा होती है, अंग्रेजी से आया हुआ है, ये अंग्रेजी से आया हुआ है और ये एक प्रकार का आगत है। आगत का मतलब होता है जो दूसरी जगह से चल के आए या दूसरी विषय से किसी विषय में पहुँचे। तो ये अंग्रेजी से आया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। इसका उच्चारण ओ की तरह से होता है, अंग्रेजी के ओ अक्षर की तरह से होता है। तो अब इन्हीं को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम फिर से इनको बांट लें तो देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे सामने क्या आएगा? अनुस्वार आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा और एक आ जाएगा यही ओ, है ना, जिसको हम बोलते हैं ये मात्रा लगी रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुस्वार, अनुस्वार को अगर हम तोड़ें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनुध्वनि स्वर। अनु का मतलब होता है बाद में और स्वर माने स्वर, यानी कि जो स्वर के बाद में ये आने वाला क्या है? व्यंजन है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन ये होता क्या है? तो ये अन होता है, यानी कि ये मात्रा जो होती है ये, इसे अनुस्वार कहते हैं, अन की ये मात्रा होती है। तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। जैसे आपने लिख दिया कंगन शब्द, आपने लिख दिया अंगद, तो इन शब्दों में अन की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह से विसर्ग, विसर्ग को भी कहते हैं एक प्रकार से। ये भी हमारा क्या होता है? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। यहाँ भी अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः, मनः कामना लिख सकते हैं, मनः कामना शब्द होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि विसर्ग की मात्राएं लगी हुई हैं, यानी कि आह जो होता है उसकी मात्रा कैसे लगती है? तो ये जो विसर्ग लगे होते हैं इसी को बोलते हैं विसर्ग। इन दोनों को अगर आप आपस में मिलाएंगे, इसको और इसको, तो यहाँ पे एक शब्द आता है अयोगवाह। आ योग वाह, आ योग वाह का मतलब होता, आ का मतलब होता है ना, योग का मतलब होता है मिला हुआ, है ना। इसको हम ऊपर लिख रहे हैं इस जगह पे अयोगवाह। इन दोनों को मिलाएंगे यानी कि एक शब्द बन गया आयोगवाह। आ योग वाह, आ माने ना, योग माने मिलना, या आप ये कह सकते हैं जिसका मिलन किसी के साथ ना हो, अर्थात न स्वर के साथ हो न व्यंजन के साथ हो, वो क्या कहलाएगा? अयोगवाह कहलाएगा। तो अयोगवाह बराबर क्या हो जाएगा? स्वर, स्वर में अगर आप जाएंगे तो हो जाएगा अनुस्वार और प्लस विसर्ग। इसको हमने थोड़ा गणित की तरह से लिख दिया कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार भी होता है और विसर्ग भी होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे आएंगे तो अनुनासिक की बात करते हैं। तो अनुनासिक की बात करना होगा तो हम नीचे कर रहे हैं यहाँ पे अनुमाने होता है बाद में, अनुमाने होता है बाद में, और नासिका का मतलब नाक से, यानी कि जो पहले कहीं से निकले। तो जितनी भी दुनिया होती है वो कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले जितनी भी दुनिया होती है मुख से निकलती हैं, यानी कि बाद में नाक से निकले और पहले कहाँ से निकले? मुख में निकले। तो आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि मुख और नाक, मुख प्लस नाक दोनों से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुनासिक कहलाती हैं। अर्थात मुख और नाक दोनों से निकलने वाली ध्वनियाँ जो होती हैं वो अनुनासिक कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु होता है। ये चंद्र बिंदु इसका क्या होता है? अनुनासिक बन जाता है। ये ओ है, पहले हमने आपको बताया अंग्रेजी से आता है, पहले लिखते थे डॉक्टर, अब वर्तमान में क्या लिखते हैं? डॉक्टर। तो इसका यूज कर दिया जाता है। लेकिन ये अर्धचंद्र बिंदु नहीं है, अगर ये कहते हैं आप तो ये गलत है। अर्धचंद्र बिंदु के साथ इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। ये अंग्रेजी से आया हुआ एक स्वर है जो हिंदी में प्रयोग होता है, जिसका उच्चारण अंग्रेजी के ओ की तरह से होता है, इसलिए डॉक्टर से क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। पहले लिखते थे डॉग और अब क्या बन गया? डॉग। तो ये हमारे क्या हो गया? स्वरों का वर्गीकरण हो गया। तो अब इसमें आपने देख लिया अनुस्वार क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और
यहाँ पे देख लिया जो आगत है वो की तरह से उच्चारण है, इसको भी आपने देख लिया कि ओ की तरह से इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं स्वर से वो यहीं से बनते हैं, या तो लघु स्वर से बनेंगे, या तो दीर्घ स्वर से बनेंगे, या फिर अनुस्वार से बनेगा, या फिर विसर्ग से बनेगा, या फिर अनुनासिक से बनेगा, या फिर ओ से बनेगा। तो जितनी ध्वनियाँ मुख और नाक दोनों से निकले सबके सब अनुनासिक हो जाएंगी। जो केवल हा की तरह से निकले हैं ना, लास्ट में इसका उच्चारण हो तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कह सकते हैं, और इधर आएंगे तो अनुस्वार हो जाएगा। तो अब टोटल संख्या इनकी आपने देख ली कितनी थी। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या 11 होती, तो 11 होती है, यानी कि आ से लेके कहाँ तक थे, तो ओ आओ तक थे, और अन आ हमारे क्या हो गए, तो अयोगवाह हो गए। क्वेश्चन पूछेगा तो आप अयोगवाह में इसको टिक करेंगे, जिसमें से ये अनुस्वार है और ये क्या है, विसर्ग है। तो अब इसी तरह से हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्वरों के साथ हो, जिनका उच्चारण स्वरों के साथ हो या स्वरों की सहायता से हो, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सीधे इसके वर्गीकरण से क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 41 है। वर्तमान में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 41 ऑप्शन में टिक करेंगे। अगर व्यंजनों का हम वर्गीकरण देखते हैं तो व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले यहाँ पे होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यह इन्हीं का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसी तरह से च, छ, ज, झ, इयां, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इनको अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 इधर को भी है, क्षैतिज में भी 1 2 3 4 और 5 ऊर्ध्वाधर में है। तो कहीं ना कहीं इनकी आकृति वर्ग की तरह से बन सकती है, क्योंकि वर्ग की विशेषता होती है लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। यानी कि इधर की भुजा इसके बराबर, इधर की भुजा इसके बराबर होती है। तो ये वर्ग के रूप में रखे हुए हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन की भी संज्ञा देते हैं। और इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई अंग इससे क्या होता है, स्पर्श होता है। जैसे आपने कह दिया क, च, ट, त, प, तो जब बोलते हैं तो कोई ना कोई अंग स्पर्श होता है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, स्पर्श व्यंजन कह देते हैं। इसी को अगर देखें तो हम कह सकते हैं का वर्ग, इसी को देखें तो हम कह सकते हैं चा वर्ग, इसी को देखें हम तो कह सकते हैं टा वर्ग, इसी को हम देखें तो इसको कह सकते हैं ता वर्ग, और इसी को देखें हम तो कह सकते हैं पा वर्ग। यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। 5 इधर को 5 इधर को, तो टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। अब इसी के बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, तो एक होता है ड और एक होता है डा, दोनों के नीचे नुक्ता लगा होता है, तो इनकी संख्या हो गई 2। और ये दोनों के दोनों उत्क्षिप्त होते हैं, तो इनका एक और नाम दे सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कह सकते हैं। यानी कि डा और ढा को हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोल सकते हैं। इसी के बाद आते हैं आगत। आगत व्यंजन सामान्यतः 2 माने जाते हैं। आगत एक तो होता है जा और एक होता है फा, और ये दोनों कहाँ से आए हैं, तो फारसी से आए हुए हैं, है ना। ये फारसी से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। तो ये 2 होते हैं जा और फा, इनकी भी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पे आपने देखा था व्यंजन कहाँ तक थे, माँ तक। फिर इसी के बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कह लो इनको, चाहे इन्हीं का दूसरा नाम होता है अर्धस्वर। अर्ध स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। तो देखेंगे कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व, ये हो गए 4। तो य, र, ल, व, ये 4 हो गए। व के बाद जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी होती है 4। तो स, श और स और ह,
ये इसे तालव्य भी बोलते हैं, तालु से निकलता है। इसे मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धा से निकलता है। इसे दंती बोलते हैं, दांत से निकलता है। और हा का उच्चारण हकार की तरह से होता है, यानी कि इसमें उष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इन सब को बोलने पे कहीं ना कहीं उष्मा निकलती है, चाहे वो ताल से निकले, चाहे मूर्धा से निकले, चाहे दंती से निकले, चाहे हकार से निकले, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कह देते हैं। और एक वर्गीकरण लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और इनकी भी संख्या होती है 4। तो एक हो गया हमारा, देखिए हा तक पहुँच गए थे, छत, स, श, श, हा, फिर छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये 4 वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो छा को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, छा को अगर देखें तो क धन सा से मिलके बना होता है, क धन सा से मिलके बना होता है। ता को देखेंगे तो ता धन रा से मिलके बना होता है। ज्ञा को देखेंगे तो ज्या धन यहाँ से मिलके बना होता है। और अगर स्रा को देखेंगे तो तालव्य विषा और रा से मिलके बना होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, कभी क्या करते हैं, एक अक्षर पूछ लेगा संयुक्त वाला, और फिर आपसे पूछेगा कि बताइए छ काय से निर्मित है, तो का और सा से, ता काय से है तो ता और रा से, और ज्ञा काय से तो ज्या धन या से, स्रा काय से है तो स धन रा से है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या देख लेते हैं, तो 4 4 8, 4 12, 12 और 2 14, 14 और 15 16 हो गए। 16 और 25 को ऐड करेंगे तो 6 5 11, 1 2 1 3 1 4, 41 हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 41 हो गई। और हमने पहले से आपको बता रखा है कि 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं, तो टोटल अक्षर कितने हो गए, 52 हो गए। तो वर्तमान में वर्णमाला के वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है, जिसमें से 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको व्यंजनों का बता दिया। अब इसी आधार पे क्वेश्चन बनते जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से और फॉर्मेट होता है, अगर प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षरों के समूह को देखें, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षरों के समूह को देखें, तो इनके हम पंचमाक्षर कहते हैं। इस सीरीज को अंग, या, अड़ा, ना, मा, इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। और पंचमाक्षर का मतलब होता है 5 अक्षरों का समूह, 5 अक्षरों का समूह, 5 अक्षरों का समूह कहलाता है। और ये जो 5 अक्षरों का समूह होता है, ये अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अर्थात ये नाक और मुख दोनों से निकलते हैं, इसीलिए इसे अनुनासिक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पंचमाक्षर में कौन से वर्ण हैं, तो अंग है, या है, अड़ा है, ना है, मा है। ये आपसे पूछे अनुनासिक क्या होते हैं पूरे, तो हो सकता है स्वर में से दे दे, हो सकता है व्यंजन में से दे दे। तो कोई इन 5 में से एक होगा और एक स्वर अन को भी दे सकता है, तो हमारा चंद्र बिंदु दे सकता है, तो हमारा अनुनासिक हो जाएगा यहाँ पर। और मान लो एक क्वेश्चन मैंने बना दिया कि निम्नलिखित में से अनुनासिक है, अनुनासिक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि अनुनासिक है। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने अन का, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने अह का, अगला मैंने ऑप्शन दे दिया सी आपको ना का, और एक मैंने यहाँ पे दे दिया या डी ऑप्शन कह सकते हैं, कोई नहीं। तो आप किसको टिक कर देंगे, ना को। अगर इसी तरह से ये पूछ ले ऑप्शन में कहीं पे ना की जगह पे चंद्र बिंदु होता, तो चंद्र बिंदु हमारा क्या हो जाता, अनुनासिक हो जाता। तो ये मैंने आपको स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण क्लियर कर दिया। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आने वाले थे वो आपके समझ मैंने उपस्थित कर दिए हैं। आपको बहुत क्लियर कट पढ़ना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम क्या पढ़ें, मतलब ये होता है क्या ना पढ़ें। तो जितना आप क्लियर कट पढ़ेंगे सफलता उतनी नज़दीक आपके पहुँचेगी। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हम बहुत क्लियर कट पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सामान्य हिंदी है, साहित्यिक हिंदी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सामान्य हिंदी को सामान्य हिंदी की तरह से पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ गणित के टिप्स अपनाए हैं जो आपको परीक्षा तक इस कंटेंट को ले जाने में आसानी रहेगी। ये जो फॉर्मेट है सिनॉप्सिस के रूप में मैंने आपको पढ़ाया है, जिससे आपको लाभ होगा कि जब परीक्षा में आप सवाल कर रहे होंगे तो बड़े ही तर्कपूर्ण और सारगर्भित तरीके से कर रहे होंगे। क्वेश्चन में गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए दोस्तों ये वर्गीकरण मैंने आपको स्वर और व्यंजन का यहाँ तक पढ़ा दिया है। कल हम अगले वीडियो में आपके साथ उच्चारण के रूप में मिलेंगे। अगला वीडियो जो हमारा होगा तो स्वर और व्यंजनों का उच्चारण होगा, और 2 वीडियो में ये पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को रोक रहे हैं। जय हिंद।
जय भारत।